जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथ के सभी धमाकेदार क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो आज वाली क्लास हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप सभी को एंड तक जरूर देखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज सीखोगे जो आपके एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी इस बात को समझिए कि एसएससी जीडी में अब जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उनमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि क्वेश्चंस की जो भाषा होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, और अगर क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया तो मतलब स्कोर अच्छा हो जाएगा और सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। जो आपका सपना है वर्दी पहनने का वो आपका साकार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज को नहीं समझा तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। देखो, पहला क्वेश्चन तो देखिए क्या है कि चार संख्याओं का औसत 24 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से दोगुना है, तो अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें बोला गया है चार संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है, 24 है। तो इसका मतलब उनका योग कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। चार संख्याएं हैं, औसत से हम उसको गुना कर देंगे तो उनका टोटल योग हमारे पास आ जाएगा। तो वो कितना है, 96 है। लेकिन इसने बोला कि प्रथम दो संख्याएं, प्रथम का मतलब होता है पहली जो दो संख्याएं हैं। चार संख्याएं की बात हो रही है ना, उसमें से पहली जो दो संख्याएं हैं उनका जो औसत है अंतिम दो संख्याओं के औसत से दोगुना है। तो अगर हम ये मान लें कि अंतिम दो संख्याओं का औसत x है तो पहली दो संख्याओं का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्योंकि पहली दो संख्याओं का दुगना है अंतिम दो का, तो अंतिम दो संख्याओं का औसत अगर हमने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हमारे पास यहां पर सभी संख्याओं का योग है तो यहां पर हम योग निकालेंगे। जब औसत x है, दो संख्याएं हैं तो 2 से गुना कर दो, योग इधर से कितना आ गया आपका, 2x आ गया। इधर औसत 2 है, 2x है, तो इसको दो संख्याओं से गुना कर देंगे तो टोटल योग कितना आ जाएगा आपका, 4x। 4x यहां से हो गया, प्लस में 2x यहां से हो गया, तो इसका मतलब 6x हो गया। और 6x का मान हमारे पास कितना है, 96 है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्योंकि 96 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है अंतिम दो संख्याओं का योग। तो अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना था, x था, ठीक है जी, और उनका योग कितना था, 2x। तो 2x है, x का मान हमारे पास आ चुका है कितना है, 16। तो 2 को हम 16 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लीजिए कि चार संख्याओं का औसत 24 है, इसका मतलब योग कितना हो गया, 96 हो गया। फिर बोला कि प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से दोगुना है। तो प्रथम दो संख्याओं का औसत हमने x मान लिया, सॉरी अंतिम दो संख्याओं का x मान लिया, तो प्रथम दो का इससे दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये औसत है, हमें योग निकालना है। तो एक संख्या x है तो दो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 2x हो जाएगी। एक संख्या 2x है तो दो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 4x हो जाएंगी। 4x इधर से हो गया, 2x इधर से हो गया, टोटल कितना हो गया आपका, 6x। और मान कितना दिया हुआ है, 96। तो 6x का मान 96 हो गया, एक x का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हमसे पूछा है अंतिम दो संख्याओं का योग, और अंतिम दो संख्याओं का योग कितना आया था अपना, 2x। तो x का मान 16 है तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी ने यहां पर देख लिया होगा। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। और टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी भिन्न के रूप में आ जाता है स्टूडेंट थोड़े से घबरा जाते हैं। देखो वैसे तो इसको सोल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो
टाइम एंड वर्क का है और बिना टाइम एंड वर्क के आपके एसएससी जीडी का पेपर संभव है ही नहीं, क्योंकि टाइम एंड वर्क से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पक्का आएगा, 100% आएगा। देखिए, ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हमें क्या करना है, लिखते हुए चलना है। ए एक काम को 7 घंटे में करता है तो हमने लिख दिया कि ए है भाई कितने घंटे में करता है, 7 घंटे में करता है, 7 हमने लिख दिया। उसके बाद बी और सी इसे 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी और सी की बात हो रही है तो बी प्लस सी इसको 21/4 घंटे में कर रहे हैं तो 21/4 लिख देंगे, कोई और कुछ नहीं करना, जो से बोला लिख दिया। उसके बाद सी और ए इसे 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अब सी प्लस ए की बात हो रही है और ये इसको 7/2 घंटे में पूरा कर देते हैं। अब एलसीएम लेना है, ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए, तो 7, 21 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका 21 आ जाएगा। तो ये टोटल वर्क निकल के आ गया। 21 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 3, ये इसकी क्षमता आ गई। 21 को 21/4 से डिवाइड करो, 21 है, इसको 21/4 से करोगे तो बटे के बटे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 21 से 21 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 4 बच गया। तो यहां पर क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। किसकी है क्षमता, बी और सी की 4। उसके बाद 21 को आप 7/2 से डिवाइड करोगे तो 7 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 ये 21, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6। इसकी क्षमता कितनी निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई, किसकी, सी और ए की। अब हमसे क्या पूछा है उसको देख लीजिए, बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि बी कितने समय में काम करेगा ये हमें बताना है। तो कैसे पता करेंगे, पहले बी की क्षमता निकालेंगे और फिर काम से डिवाइड कर देंगे। चलो क्षमता बी की निकालो, कैसे निकालोगे, ए की हमारे पास है कि ये एक दिन में 3 काम करता है, यहां पर सी और ए मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, और इसमें से अगर ए का माइनस कर लें तो हमारे पास सी का बच जाएगा, क्योंकि भाई सी और ए है वो 6 काम करते हैं, जिसमें से ए 3 काम करता है, वो माइनस कर लेंगे तो सी का बच जाएगा। तो 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। और यहां पर अगर हम सी का रख दें तो बी का हमें पता चल जाएगा, क्योंकि बी और सी मिलकर 4 काम करते हैं, उसमें से अकेला सी 3 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। काम कितना करना है, टोटल 21 काम करना है, एक दिन में 1 काम होता है, तो कितने दिन का समय लगेगा, 21 दिन का समय लगने वाला है। बड़े प्यार से हमने सोल्व किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करोगे, देखो आपको एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं लिखना, ये आप सभी को मुंह जुबानी हो जाना चाहिए, वैसे ही हो जाना चाहिए कि भाई 21 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 आ रहा है, 21 से 21 कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 लिख दिया, 7 ये 21, 3 दूनी 6 हमने लिख दिया। इस प्रकार से क्षमता लिखनी है और फिर आराम से देखते हुए चलना है कि ए का मान रखो, यहां से आ गया सी का मान इसमें माइनस करो, बी का मान 1 आ गया, 21 को 1 से डिवाइड करो, 21 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको करना है, बहुत कम समय में, इतना सब कुछ पेन चलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आजकल है पिछले 2024-25 के बाद से ऐसे क्वेश्चंस आपके ज्यादा आ रहे हैं, बटे वाले, ठीक है जी, फ्रैक्शन भिन्न वाले आ रहे हैं, तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। देखो कुछ हार्ड था, बिल्कुल भी नहीं था, बस इसके ये जो टोटल काम है इसको हमें कितने दिनों से डिवाइड करेंगे तभी हमारी क्षमता निकलेगी। तो 21 को 21/4 बटे के बटे वाला ऊपर चला जाता है, बस ये बात आपको ध्यान रख लेनी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ भाषा का खेल है और ये भी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी कोशिश कीजिए, बस दिमाग का इस्तेमाल करो, आराम से निकल जाएगा। पेन का ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, इसका ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा वाले क्वेश्चंस आजकल ज्यादा आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज लिखी हुई होती है, बुक्स के रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं, इसका इस्तेमाल करोगे तभी आप सोल्व कर पाओ। देखो, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती। कितने में बेचा जा रहा है, 5/12 में, लेकिन ये 5/12 क्या है, उसके अंकित मूल्य के 5/12 में।
तो 5/12 इसका मतलब है ये है टोटल, और टोटल क्या दिया हुआ है यहाँ पर अंकित मूल्य। भाई अंकित मूल्य कितना है आपका, यहां से आ गया है 12 कि भाई अंकित मूल्य के 5/12 में बेचा जा रहा है, यानी कि 12 अंकित मूल्य है लेकिन 5 में बेच रहा है ना, इसका मतलब यही हुआ। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, या आप इसको बोल सकते हो कि आपका जो विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका यहां पर 5 हो जाएगा। ठीक है जी, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 5 हो गया। आगे देखिए हमसे क्या बोला है, बेचने पर 50% की हानि होती है, यानी कि किसी वस्तु को 5 में बेचा जा रहा है और जिससे 50% की हानि होती है, मतलब आधे की हानि होती है। या आप बोल सकते हो कि जो उसका क्रय मूल्य था उसके 50% में बेचा जा रहा है, तो 100% कितना हो जाएगा, 10, और ये 100% कितना होगा, इसी को क्या बोला जाएगा, क्रय मूल्य बोला जाएगा। ठीक है जी, तो जब 50% 5 है तो 100% क्या होगा, 10 हो जाएगा, इसका दुगुना ही तो है। तो बस अब हमसे क्या पूछा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अंकित मूल्य हमारा कितना आया, 12, अनुपात में क्रय मूल्य कितना आया अपना 10, 2 से डिवाइड करेंगे 6 पे, 2 से डिवाइड करेंगे 5 पे, आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो 6:5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो 5:6 भी लिखा हुआ है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, पहले अंकित मूल्य का लिखना है, तो अंकित मूल्य का अनुपात 6 है, फिर आपको क्रय मूल्य का लिखना है, क्रय मूल्य का अनुपात 5 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आज वाली क्लास में हमने इसको रखा है। जो मैं आपको आने वाले समय में जितने भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, जिनको मैथ से डर लगता है कि सर जी मैथ में स्कोर नहीं हो पा रहा, तो भाई क्लासेज अब कंटिन्यू देखना मैथ की, आपके एग्जाम तक मैथ में आप 100% स्कोर करोगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात को नोट कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे चतुर्थ समानुपाती पूछे तो सबसे सिंपल है ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी हो गया, ए के स्थान पर पहले वाले का मान लिख दीजिए, बी के स्थान पर दूसरे वाले का मान लिख दीजिए, सी के स्थान पर तीसरे वाले का मान लिख दीजिए, और डी का मान आपको निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या आप डायरेक्ट यहां से भी काट सकते हो, देखो ऊपर से नीचे कट जाएगा, 30 से कम 30, 30 चौके 120, यहां से गुना कर दीजिए, तो 1 को डी से गुना करोगे तो डी हो गया, और 15 गुना 4 क्या हो गया, 60 हो गया, तो डी का मान क्या आ गया, 60 आ गया। यही हमें बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप गुना करके भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डी का मान निकालते तो 30 डी हो जाता, इधर 15 गुना 120 और बटे में 30 चला जाता, तो फिर आप आराम से काट सकते थे। ठीक है, जैसे भी आपका दिल करे, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, किसी भी प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ऐसे करते हैं कि 30 डी हो गया और इधर से क्या हो गया, 15 गुना में 120 हो गया, है ना, तो 30 इसके डी का मान निकालोगे तो 30 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो 30 चौके 120, 15 चौके 60, कैसे भी कर लीजिए वही रहने वाला है। या आप ऐसे भी काट सकते थे, 15 दूनी 30, 2 से काटोगे तो ये 60 पे कट जाएगा, तो 60 आंसर। कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में उस समय क्या बात क्लिक कर रही है, तरीका सही होना चाहिए, सही तरीके से काटना है, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये तो वैसे भी जानना जरूरी है, और आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, बार बार रिपीट होने वाली ये टाइप है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। क्या है क्वेश्चंस कि यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला, 5 शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस के, यानी कि 5 शर्ट का जो क्रय मूल्य है 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब है जितने में 5 शर्टें खरीदी थी उतने में 3 को बेच दिया, तो लाभ बताइए।
देखो 5 शर्टें जितने रुपए में खरीदी थी उतने में 3 को बेच दिया, जितने में खरीद के लाए थे उतना रुपए तो हमारे पास आ गया, तो जो बची हुई चीजें होंगी वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। तो 5 में से 3 बेच दिया तो 2 बची हुई है, वो हमारा प्रॉफिट होगा, तो 2 का लाभ होगा। लेकिन लाभ किस पे होगा, जितनी वस्तु हमने बेची है, क्योंकि घर पे चाहिए आप कितनी भी रख लो, जितनी बेचोगे उसी पे लाभ होगा। तो 3 वस्तु बेची है तो 3 पे लाभ होगा, तो 2/3 और प्रतिशत के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे, तो 200/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 66.66% का क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ऐसे अपने को आराम से कर लेना है। 2/3 का मान सभी को पता होगा 66.66% होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और भाई रिपीटेड क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि एग्जाम्स में नहीं आता, ये बार बार रिपीट होता है, ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है आपका कि जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए जो 5% वार्षिक की साधारण ब्याज दर प्रदान करता है, तो 2 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। ये तो साधारण ब्याज का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 1 साल में 5% का ब्याज मिलता है, तो 2 साल में कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा भाई, 10% का। और $1000 का 10% कितना हो जाएगा, $100 हो जाएगा। वैसे भी निकाल सकते हो कि भाई 1000 है, इसका 10% निकालेंगे तो 10 और बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। डॉलर है तो डॉलर लिख देंगे, रुपए है तो रुपए लिख देंगे, जो भी दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाली टाइप एसएससी जीडी की फेवरेट है, एसएससी जीडी की फेवरेट है, और पिछले 3-4 साल में तो ये बार बार रिपीट हुई है, हर साल आपके एग्जाम्स में पूछी गई है। क्या है कि ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, तो ए को मान लिया हमने 100 है भाई, इसमें से 20% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो गया, ये 120 हो गया, क्योंकि यही तो बोला गया है कि 20% की वृद्धि की जाती है। फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। अब इसमें से 30% की कमी कीजिए, 30% कितना हो जाएगा, देखो 120 का 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 से तो 2 0 कैंसिल, 12 36 है ना जी। और वैसे मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट, 30% निकालना है, 2 0 हटा दो, गुना कर दो, 12 36 हो जाएगा। तो 36 इसमें कम कर लीजिए, 36 कम करोगे तो 20 कम करते 100 आ गया, और 100 में भी 16 आपको कम करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, ठीक है, 84 हो गया। तो अब हमसे क्या पूछा है, ए का अंतिम मान, ए का अंतिम मान मतलब 84, ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, तो प्रारंभिक मान मतलब 100, तो 84 है वो 100 का कितना प्रतिशत है, 84%, तो इसलिए तो 100 माना था ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो 84%। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर डायरेक्ट निकालना ही है कि भाई 84 है और 100 का कितना प्रतिशत है, 100, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 84 आ गया, ठीक है जी। तो ऐसे अपने को करना है। क्वेश्चन लग रहा था बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन बड़ा सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हो तो। बस प्रतिशत निकालते समय, जोड़ते घटाते समय आपको गलती नहीं करनी है, फिर आपसे कोई भी गलती इसमें नहीं होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने इसकी लैंग्वेज को समझा तो आराम से आप कर लोगे। 2 संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। तो 2 संख्याओं की बात कर रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, 2 संख्याएं हमने यहां पर लिख दी है, और साथ में यह बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो अगर इसको हम 2x मान लें तो ये क्या हो जाएगी, आपकी x हो जाएगी। आपको स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, सर जी इसको x मान लेते हो, बिल्कुल मान सकते हो, इसको x मानोगे ये x/2 हो जाएगा, तो भिन्न के रूप में आ जाएगा, इसलिए सिंपल रखने के लिए मैंने इसको 2x माना है, ये x हो गया। इसको 100% मानोगे, ये आधी 50% हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, बस वो उसका आधा रहेगा, यानी कि दूसरी संख्या का पहली संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये 2x है तो ये x हो गई। अब आगे देखिए क्या है, यदि उनका औसत 15 है, औसत कितना दिया गया है, 15,
दो संख्याएं हैं तो 2 से गुना कर देंगे तो इनका योग निकल के आ जाएगा और वो कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। यहां पर योग करोगे तो x और 2x का कितना हो गया, 3x। 3x का मान इधर कितना है, 30 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हमारा 10 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या है हमारी x, x का मान कितना आ गया 10, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 10। दूसरी संख्या पूछता तो कितनी हो जाती, 20 हो जाती, क्योंकि 10 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऐसे अपने को करना है। लैंग्वेज से लग रहा था कि बहुत अलग है, बस थोड़ा सा अगर आपने इसको सही से लिख लिया तो आराम से आप कर लोगे, ठीक है। इसको अगर आप x मानोगे तो ये x/2 हो जाता, फिर जोड़ने में फ्रैक्शन में आता, काफी समय आपका लग जाता, लेकिन बिल्कुल सिंपल हमने बना दिया है, ठीक है। तो ऐसे अपने को कर लेना है। अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी कोई भी एक ऐसी भी शिफ्ट नहीं होगी जहां पर इससे क्वेश्चंस ना पूछा जाए, हर शिफ्ट में आता है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण वाला ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी बातों का ध्यान रखते हो तो। वो इस क्वेश्चंस में मैं आपको बता भी दूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, 4400 माइनस में ब्रैकेट में आपका 3200, भाग में है आपका 16 और प्लस में है आपका 32 गुना में 4, है ना। इसको सोल्व करने का आपका सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप सभी को पता है कि बोर्ड मास का हमें इस्तेमाल करना होता है। बोर्ड मास में b का मतलब होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर भाग को, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटा को, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 3200 को 16 से भाग करेंगे तो 16 दूनी 32 और 2 0, तो यानी 2 और 2 0 हो जाएगा। 16 दूनी 32 हो गया, 2 आ गया और 2 0 साथ में 2 0 आ गए। बाकी सेम है, इसको लिख देंगे 4400 है माइनस का और प्लस में अब ये गुना होगा, क्योंकि यहां पर और कोई भाग है नहीं, ऑफ हमारे पास है नहीं, ब्रैकेट हमने सोल्व कर ही लिया है, तो अब गुना कर देते हैं। इसका और इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 चौके 128 आपका हो गया। अब स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि अब जोड़ना है और स्टूडेंट इन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर जैसे ही आपने इन दोनों को जोड़ा, क्योंकि प्लस का निशान है, आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं करना, देखो कि जो 200 है ना, ये माइनस का है, यहां पर ध्यान से देखिए, माइनस का 200 है, तो माइनस का 200 को आप प्लस करने जा रहे थे, हमें प्लस प्लस वालों को जोड़ना है, तो ये प्लस का है और इधर से ये प्लस का है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो 4400 और 128 को जोड़ोगे तो 4528 आपका हो जाएगा, और माइनस में फिर आपको 200 करना है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4328 आपका आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या बात सभी को समझ में आ गई? यहां पर गलती मत कर देना, इस बात को ध्यान रखना। जिन स्टूडेंट से ये क्वेश्चंस गलत होते हैं वो यहीं पे गलती करते हैं, प्लस और माइनस में ही। हमें प्लस प्लस वालों को जोड़ना होता है, ना कि जहां पर प्लस का निशान दिखे। प्लस का निशान है, इसका मतलब ये प्लस की संख्या है, ये माइनस का निशान है, इसका मतलब ये वाली माइनस की संख्या है। तो माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या में हमें नहीं जोड़ना, ठीक है, प्लस प्लस वालों को जोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे अपने को इस चीज का ध्यान रखना है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है साहब जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लाभ और हानि का। ये लाभ और हानि का सबसे आसान क्वेश्चन है, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और कमेंट करके जरूर बताना है। और देखिए अब अपनी जितनी भी क्लासेज आने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के एक कमेंट थे, सर जी हमारा मैथ कमजोर है, तो मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं आने वाली अपनी हर एक क्लास में। हर क्लास में शानदार क्वेश्चंस, जबरदस्त क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में आपके स्कोर को बढ़ाने वाले हैं, आपका सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है जी। डेली आपको देखना है, शाम को 6 बजे डेली आपको एक क्लास मिल जाएगी। जिनको मैथ से डर लगता है वो सारा का सारा डर समाप्त हो जाएगा, और पेपर में आप पूरे में से पूरे 40 का 40 स्कोर यहां पर करने वाले हो मैथ में।
ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।